हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए आज हम देखते हैं अजीत भारती रवीश राजा का रिएक्शन वीडियो बांग्लादेश के कंडीशन का। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या दृश्य थे! क्या इसे ही कवियों ने मनोरम, मनोहारी, नेत्र लुभावन कहकर चित्रित किया है? क्या यही प्रेमिका के अधरों के चुंबन जैसा मधुर होता है? क्या इसे ही जनता का सामूहिक सौभाग्य कहा जाएगा? बांग्लादेश से जो समाचार आ रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं 3 दिनों से केवल रसगुल्ला ही खा रहा हूँ, क्योंकि और कुछ खाने की इच्छा मर चुकी है। हर दृश्य केवल मनोरम ही नहीं बल्कि एक एक तस्वीर इतनी पावरफुल है कि क्या कहा जाए। बंग बंधु के ऊपर से गोल्डन शावर देता क्रांतिकारी नवयुवक हो या उसकी पुत्री तानाशाह शेख हसीना के अधोवस्त्रों को क्रांति के झंडे की तरह लहराता नवयुवक जिसे शक्ति और अधिकार का एहसास हो गया है, या फिर बकरी, मुर्गी, मादा बतख को लेकर भागते हुए ये छात्र, क्या यही लोकतंत्र है? हाँ, यही तो लोकतंत्र है। न जाने भारत में ऐसा लोकतंत्र कब दिखेगा। तानाशाह के शासन का अंत हो गया है और उसकी जामदानी साड़ी, सिल्क ब्लाउज और सूती ब्रा नवयुवकों ने छीनकर सार्वजनिक कर दिया है, क्योंकि जनता के पैसों से ऐश करती तानाशाह किसी भी कॉलेज के युवा क्रांतिकारी छात्रों को कभी नहीं सुहाएगी। वो इस साड़ी, ब्लाउज और ब्रा को अपने कमरों में टांगेंगे और गौण भवन से लाई बकरी, मुर्गी और बतखी के साथ मिलकर क्रांति की नई इबारत लिखेंगे। कुछ लोग मेरे वैचारिक पुत्र ध्रुव राठी को निशाना बनाकर पूछ रहे हैं कि तूने तो कहा था हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश इतना ऊपर है, भारत से इतना आगे है। देख, वहां आग लगी हुई है। ध्रुव तो थोड़ी देर में अपनी बात रखेगा ही, पर हमें यह भी सोचना होगा कि क्या ये तस्वीरें यह बयां नहीं कर रही कि आज बांग्लादेश कितना प्रसन्न है? क्या एक भी चेहरा आपको दुखी दिख रहा है? जो दुखी थे उन्हें 27 जिलों में जीवित जला जलाकर उनके दुखों से मुक्ति दे दी गई है। कोई ब्रा पाकर प्रसन्न है तो कोई मोबाइल के दौर में टेलीफोन लेकर हेलो कौन, हम बोल रहे, हेलो कौन, हम बोल रहे, ये गीत की शूटिंग पर जाने को उद्यत है। कोई सोफा लेकर प्रसन्न है तो कोई शौचालय की सीट। इतनी खुशी तो केवल गोविंदा को डू यू वांट अ पार्टनर, कैंडी पौ 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 इसमें आई थी। क्यों ध्रुव, क्या कहना है इन संगियों को? नमस्कार दोस्तों और मेरे वैचारिक पोपो रवीश। सबसे पहले तो इन संगियों के लिए मेरे पास एक ही संदेश है। बोड़ा लोकर बेटी लो, लोम्बो लोम्बो चूल, ओमन मोथा बेन दे देबो लाल गेंदा फूल। अनपढ़ एंटी बंगाली संगी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं तो बंगाली हूं भी नहीं, फिर भी मैं ये सब क्या बोल रहा हूं। अबे हिंदी पट्टी के कट्टरपंथी युवाओं, तुम्हें बता दूं कि हूं तो मैं हरियाणवी भी नहीं, फिर भी चुनावों में इन्फ्लुएंस करने के लिए फर्जी हरियाणवी एक्सेंट में वीडियो बनाया था कि नहीं। तो जैसा कि मेरे वैचारिक पोपो रवीश जी ने अभी बताया कि बांग्लादेश लिबरेट हो चुका है, पर यह कोई साधारण लिबरेशन नहीं है दोस्तों। बांग्लादेश में जो देखने को मिला वो क्रांति का एक अद्भुत कॉकटेल था दोस्तों। किस क्रांतिकारी का फोटो सोशल मीडिया पे खूब घूम रहा था दोस्तों। इस पर लिखा था अपार ब्रा, यानी कि बहन की ब्रा। बहनों के अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराना, इससे अधिक क्रांतिकारी और लिबरल विचार क्या हो सकता है दोस्तों। बहन की ब्रा को हवा में लहराते हुए केवल 2 प्रकार के लोग, या यूं कहूं कि 2 तरह के क्लैंस प्रसन्न हो सकते हैं दोस्तों। एक जेमी लैनिस्टर और दूसरे ऐसे जमाती कनस्तर। और इन दोनों क्लैंस में एक और चीज कॉमन है दोस्तों, दोनों ही एक ही नाली की उत्पत्ति है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। जब सारी सार्वजनिक संपत्ति और देश के संसाधन की मदर सिस्टर कर डालेंगे और इनका देश अपने नाजायज भाई पाकिस्तान की भांति हाथ में कटोरा लेने को विवश हो जाएगा, तो यही डबल डी के दोनों कप एक एक हाथ में लेकर ये भाई ढाका की सड़कों पे टके टके की भीख मांगता नजर आएगा दोस्तों। वो आज से ही भविष्य की तैयारी कर रहा है दोस्तों। अपना भविष्य भी इन क्रांतिकारी छात्रों जैसा उज्जवल बनाने के लिए मेरा ये कोर्स खरीदे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। मेरे बोंग क्रांतिकारी भाइयों ने बोंग में एक विशेष पदार्थ डालकर उसे फूंककर मेरा एक कोर्स खरीदा था, और मैं अपने भारतीय कामरेडों से भी यही अनुरोध करूंगा कि अगर वे भी इसी तरीके की क्रांति अपने देश में करना चाहते हैं
और अपने दंगा स्किल्स को अपस्किल करना चाहते हैं तो मेरा चैट जीपीटी कोर्स खरीदिए। इसमें मैंने 5 घंटे, जी हां 5 घंटे की बकरलैंडी की है। मेरे कोर्स से पढ़ाई करने वाले कुछ बांग्लादेशी क्रांतिकारी मित्रों के रिव्यूज, कुछ सेटिस्फैक्टरी वीडियोस उन्होंने रिव्यू की तरह बना के भेजे हैं, वो आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम ध्रुव दादा, आपका कोर्स करने से पहले अपन एकदम नूब था, ना दोंगा करना आता था, ना पत्थर मारना आता था, ना चोरी करना आता था। आपका चैट जीपीटी कोर्स खरीदा और अभी ऐसा तान के पत्थर मारता ना शोर फोड़ देता है, और चोरी करना तो ये देखो होशीना का ये अपन साड़ी चुरा के लाया। तो थैंक यू ध्रुव दादा, सब लोग ध्रुव दादा का कोर्स खरीदो, A1 कोर्स है। चैट जीपीटी जिंदाबाद, ध्रुव दादा जिंदाबाद। चलो महीने भर का पेडिग्री का जुगाड़ तो हुआ, अब वापस आते हैं मुद्दे पे। ये संघी गुंडे पिछले 4 दिन से मेरा एक पुराना वीडियो चला रहे हैं जहां मैंने कहा था कि कैसे बांग्लादेश अधिकतर चीजों में भारत से आगे है। अनपढ़ संघियों, क्या गलत कहा था मैंने कहा था कि बांग्लादेशी भारतीयों से अधिक खुश हैं। अब जरा हसीना के घर से खरगोश चुराने वाले इस भाई की थूत देखो, आपको ये कहां से धुकी प्रतीत हो रहा है दोस्तों। वो जानता है कि उसके हाथ में जो है वो केवल एक खरगोश नहीं है दोस्तों, वह एक सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन यानी कि सभ्यतागत विकास है दोस्तों। दुनिया भर में उसके सगे वालों ने गाय, बिल्ली, बकरियां तो क्या मुर्गियों तक को नहीं छोड़ा है। वो अपनी परंपरा को आगे ले जा रहा है दोस्तों। जैसे उसने अपने देश को लिबरेट किया है, वैसे ही अब वो इस खरगोश को घर लेकर जाएगा और अपनी लिबरेशन की गाजर खिलाएगा। बांग्लादेशी भाईजानों ने अब तक 350 से अधिक विकेट गिरा दिए हैं दोस्तों, और ये तो सरकारी आंकड़ा है। तेरा खून कब खोलेगा रे कानपुर के खुर्रम कुरैशी और लखनऊ के सलीम सैयद। मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था कि बांग्लादेश अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है दोस्तों। यह बात भी मेरी बिल्कुल सही साबित हुई है। वो इंपैक्ट आप इस ट्वीट से देख सकते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में अपने भाइयों को खरगोश और हिरण पकड़ते और जकड़ते देखकर जहां एक और भारतीय अब्दुल के भीतर का टेस्टोस्टेरोन उबाल मार रहा था दोस्तों, वहीं कई लावण्याओं का लावण्य भी उफान पर था। सपना तो यहां तक देखा जा रहा था दोस्तों कि कब वह मौका आएगा जब ये लोग भी हसीना के घर की तरह भारत के प्रधानमंत्री के घर पे हमला करेंगे और उनका मोर चुराकर अपनी डार्क फैंटेसीज पूरी करेंगे। ऐसे लोगों को मोदी जी का मोर या खरगोश तो मिलने से रहा, बस ट्विटर पर एंगेजमेंट फार्मिंग करके 1-2 डॉलर आ जाएंगे, जिनसे 5 किलो गाजर आ जाएंगी। 3 किलो का हलवा बना लेना, 1 किलो चिड़ियाघर जाकर किसी खरगोश को खिला देना, और बाकी 1 किलो छोड़ो जाने देते हैं। जिन अब्दुल्लों को मोर में रुचि है, मैं उन्हें स्वयं मोर बनने की DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ विधि बता देता दोस्तों, लेकिन उसमें झाड़ू का प्रयोग होता है। और मैं पिछले कुछ समय से झाड़ू से जुड़े लोगों और विचारों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ससुरों ने पेमेंट जो रोक रखी है महीने भर से, चोर कहीं के। हाँ, हर क्षेत्र में चोर है भाग। आगे मैंने अपनी वीडियो में यह भी कहा था दोस्तों कि बांग्लादेश ने अपने हेल्थ केयर और सैनिटेशन पर ध्यान दिया है। यहां पे भी मैं सही था। हमने ये चित्र देखा, वीडियो भी देखी, जहां ये वीर क्रांतिकारी एक हिटलर हसीना के तानाशाही पिता की मूर्ति रूपी टॉयलेट पर मूत्रदान कर रहा था दोस्तों। ये विकास नहीं तो और क्या है। आपने गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, पर क्या फायदा जब उस पर क्रांतिकारी चढ़ के मूत्रदान भी ना कर पाए दोस्तों। तुमने सही कहा कि क्या एक नवयुवक दीवार पर लंबे निशान बनाने से लेकर वहीं अंग्रेजी में अपने लिंग के मनूवर से, मुनव्वर नहीं, मनूवर माने उसके परिचालन से फासिस्ट हसीना, हिटलर हसीना ये उकेरता हुआ यदि इस मूर्ति के सर तक पहुंच गया, वो भी तब जब रॉक क्लाइंबिंग में वो ओलंपिक जा सकता था, तो क्या उसे वहां पहुंचकर स्वयं को प्रसन्नता से रिलीव करने का भी अवसर ना दिया जाए। कितने परिश्रम के बाद वो वहां पहुंचा होगा। अब जब लग गई तो लग गई। क्लिप कटुआ जुबैर ने मुझे बताया कि उस नवयुवक से वीडियो कॉल पर बात करने से पता चला कि वस्तुतः वहां कौवे की बीट जम गई थी। तो किसी भी अच्छे नवयुवक की तरह, किसी भी अच्छे नागरिक की तरह उसने उसे हटाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जो भी हो सकता था कर दिया। यह तस्वीर भी विशेष है और इसका वीडियो भी। जो लोग नीचे खड़े थे वो बेचारे किरांती के चक्कर में बहुत दिनों से नहाए नहीं थे। किरांती करने वाले तो वैसे भी नहीं नहाते जब ऑफ डे चल रहा हो। खैर, ये तो ऑन डे था और नीचे के युवाओं के स्वर्णिम स्नान हेतु, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन शावर भी कहा जाता है, नई धाराओं का सृजन किया गया और आबे बंगाल छरछरा के नीचे खड़े लोगों के मुंह तक पहुंचा
और क्रांति का स्वाद सबने चखा। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसकी कुछ बूंदें बैंगलोर के एक फैक्ट चेकर, द लायर के कुछ पत्रकारों और कुछ अन्य लोगों तक सैशे में भरकर भिजवाया गया है। जब क्रांति की बारिश हुई है तो हमारे लोग क्यों अछूते रहे? तुम्हें क्या लगता है ध्रुव? दोस्तों, जैसा कि मेरा एक पुराना हैंडसम मालिक कहता था कि राम मंदिर की जगह एक यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी। वो अलग बात है कि राम मंदिर बनने के बाद गले में भगवा पटका डालकर सबसे आगे अपने राजनीतिक दर्शन करते दिखे, और आज तो वो जिस स्थिति में हैं, उनके शुभचिंतक मंदिर से लेकर मजारों तक पे माथा टेकना नहीं भूल रहे हैं दोस्तों। इसी कारण मैं मंदिर की जगह घर बनाने की तो नहीं कहूँगा दोस्तों, और पोपट भी हो जाता है, क्योंकि तुम जैसे कई भगवा गुंडे पुराने डिलीट किए हुए इस्लामी विरोधी पोस्ट निकाल लाते हो और वैचारिक चीरहरण कर देते हो। चलो ठीक है, मूर्तियों के सीमेंट से घर नहीं बनाने तो कम से कम मूर्तियों पे मूत्रदानी आरंभ करो। मेरे भारतीय कामरेडो, कुछ तो करो। बांग्लादेशियों ने अपने फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर मूत्रदान से आरंभ किया। तुम भी चाहो तो अपने राष्ट्र के पौपो छोड़ो, आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही कहूंगा कि क्रांति चाहिए, क्रांति। हिटलर हसीना की तानाशाही की तरह भारत में भी तानाशाही शहंशाह को हटाना ही होगा। मैं भी आश्चर्य में हूं कि भारत में जो तानाशाही है उसका अंत कब होगा। मैंने तो 2012 में भी सेना प्रमुख को कहा था कि अन्ना के साथ आएं और लोकतंत्र बहाल करें। मुझे लगता है कि भारत में भी एक ऐसी ही क्रांति हो ही जानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी यूएन या सार्क सम्मेलन में अकेले पड़े रह जाएंगे कि कैसे देश हो बे। एक बार भी तानाशाही नहीं आई तुम्हारे यहाँ। एक बार क्लोज हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, लेकिन आप उसे तानाशाही नहीं कह सकते। भाजपा वाले कहते रहते हैं। खैर, हमारी भी इच्छा है कि रियल सेंस में देश का युवा जो है लोक कल्याण मार्ग से स्विमिंग पूल में जाकर नहाए। इस नवयुवती का ट्वीट पढ़िए, कैसी मरी जा रही है स्विमिंग पूल में उतरने के लिए। बोल रही है कि किसी मित्र के लिए पूछ रही हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये तड़प कैसी होती है। राजपाल यादव ने गोविंदा की तड़प ऐसे ही नाप ली थी, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यदि ये काला टेंट लपेट कर कूदेगी तो कैसे पता चलेगा कि वही है। क्यों भाई राठी, तुमने तो बहुत स्विमिंग किया है, इस पर क्या कहते हैं जानकार? फेयर एंड लवली यूनिवर्सिटी के जानकारों की माने तो दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की चादर या पूरे देह को ढकने वाले वस्त्र के साथ कोई कूदता है तो तीव्र हवाओं के कारण उसका छाता बन सकता है। इसलिए धीरे से कूदना ही सही रहेगा। और आखिर कब तक भारत में केवल बहुसंख्यक आबादी स्विमिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों में भाग लेती रहेगी दोस्तों? क्या अल्पसंख्यकों का मन नहीं करता तैरने का? आप देखिए, गाने भी केवल बहुसंख्यकों के लिए बने हैं। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, क्या मतलब है इसका? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी रूल के आधार पे। क्या गाने कुछ ऐसे नहीं बनने चाहिए दोस्तों कि पूल में बहता जाए मेरा काला बुरखा लट्ठे का? रही बात मेरी तैराकी के अनुभव की दोस्तों, तो मेरा तो कई बार खुद मन करता है कि लट्ठे का, चिकन की कशीदाकारी वाला बुरखा पहन के तैराकी करूं और जर्मनी की सड़कों पे भी घूमूं। पर थोड़ा सा डर जाता हूं दोस्तों, क्योंकि जर्मन अभी भी पूर्णतः वैचारिक नपुंसक नहीं हुए हैं। कई जगह फोक्सवैगन की गाड़ियों में लेदर जैकेट पहने स्लगर लिए जर्मन बॉयज अभी भी दिख जाते हैं तो थोड़ी फट के फव्वारा हो लेती है। मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भारतीय भाईजानों को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? तुम्हारी भी मेरी तरह चोक लेती है और पत्थरबाजी में डर लगता है दोस्तों, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक संदेश है। अरे नहीं, कोर्स नहीं बेच रहा है यार, एक वीडियो में एक ही बार बेचता हूं। इस बार कोर्स नहीं बेचूंगा। अपने मालिक के 2 मैजिकल वर्ड्स बोलूंगा, डरो मत। लट्ठे वाला बुरका पहनो और कर दो पत्थरबाजी। यदि लायर की आरफा का पोस्ट देखें तो कितनी सही बात कह दी है क्रांति के लिए कि 300 में 224 सीट लाने वाली पार्टी की मुखिया तानाशाह है और दंगा करते प्रदर्शनकारी लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। एक बार को मुझे लगा कि मुझे अब पत्रकारिता त्याग देनी चाहिए, क्योंकि घटिया पत्रकारिता में मेरे स्थापित मानदंड लगातार टूटते जा रहे हैं। आरफा भी युवा हैं और कितनी अच्छी बात कह दी है कि जो नवयुवक है, छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने लोगों के घर जलाए। ढाका में आज भी अमीर लोगों के घर लूटकर रिक्शे पर सामान रखकर भाग रहे हैं, ले जा रहे हैं।
हिंदुओं के मंदिरों को आग लगा रहे हैं और लोगों को मारे जा रहे हैं, वो वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब्राहम लिंकन जी की बात को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए। राहुल गांधी जी भी वस्तुतः जब कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो संभवतः यही कह रहे होंगे कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं हैं, लोग आग क्यों नहीं लगा रहे हैं, लोग घरों में लूट क्यों नहीं मचा रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के विषय में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ही नहीं, तालिबानी अफगानिस्तान भी यदि बाजी मार गया हो तो एक राष्ट्र के रूप में यह हमारी हार है। भारत को बांग्लादेश से एक नहीं कई बातें सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो संघ पर प्रतिबंध लगाया जाए कि ये लोग यहां करते क्या हैं। भारत के अलावा किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं पे भी संघ नहीं है, वहां संघ भी नहीं है। दूसरी बात, बांग्लादेश के नवयुवक से आग्रह है कि वो 2 ब्रा लेकर क्या करेंगे, एक हमारे जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष के लिए भेज दें ताकि ठंड तो ठंड, एसी में भी कभी कभी तना हुआ दीदारे हुस्न हो जाता है। तीसरी बात यह है कि मैं नाराज हूं हमारे देश के छात्रों से कि हमारे निकम्मे नवयुवकों ने एक भी ऐसी सड़क क्यों नहीं बनाई। बहुत लिखा तो खिलाफत 2.0 लिखा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो लिखा, क्रांति की सड़क कहां है। जहां बांग्लादेश में पूरी सड़क पे चाक से रगड़ कर क्रांति लिख दी गई, कितना सुंदर है यह सब। पर मेरा कहना है कि इतना चूना जो बर्बाद हुआ वह मुझे दे देते तो मैं 2-3 दिन खैनी लटा करके खा लेता। क्या कहते हो ध्रुव? क्रांति की सड़क से याद आया अंजुम चौचौ कि जब मैंने अपनी एक वीडियो में पूछा था कि क्या हमें चौड़े चौड़े हाईवेज की जरूरत है, तो इन्हीं संघी गुंडों, इन्हीं भगवा आतंकवादियों ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब आओ सालों, पकड़ लो मेरा लाल सलामी डंडा। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि भारत और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते रह गए दोस्तों, और बांग्लादेश काम पे फोकस करके आगे निकल गया। अबे मेरे हरी किताब के गुलामों, वो सिंबॉलिक था। ट्विटर पर केवल वाह ध्रुव भाई कमाल कर दिया, बिग फैन ब्रो लिखने की जगह मेरे सिंबोलिज्म को पकड़ना सीखो। बांग्लादेश आगे निकल गया क्या मतलब था कि हाईवे पे वो लोग तुमसे कितना आगे निकल गए, और तू मेरठ के सोतीगंज में 15 मिनट में चोरी की स्कॉर्पियो डीअसेंबल करने के बाद घंटा घर पे कुत्ते की बिरयानी खा के मजा आ गया इरफान भाई, ये सालन में मिर्ची तो बराबर थी एकदम, ये कहकर ही संतुष्ट होता रहेगा बे। छिनैती करके भागने की कला क्या मेरठ और मुजफ्फरनगर तक ही सीमित रखोगे? उससे क्या ओलंपिक के पदक लाओगे? अबे भारत के तो वैसे भी नहीं आ पा रहे, कम से कम दौड़कर दिल्ली पर कूच ही कर डालो मेरे प्यारे मुजाहिदों। बगल के देश में क्रांति हो रही है और भारत का युवा चिंतित है कि ओलंपिक में गोल्ड कब आएगा। मैंने तो कहा कि विनेश तुम शानदार हो, तुमने पूरे तंत्र को हरा दिया है। भले ही उस तंत्र ने तुम पर 70 लाख खर्च किया हो, तुम्हारा वीज़ा तुरंत क्लियर कराया हो और हर संभव सहायता दी हो, पर तुम्हारी इस जीत ने मोदी के मुंह पर थूक दिया है। जो तब तुम्हारे साथ नहीं थे उन्हें आज तुम्हारी जीत की क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। मैंने तो तुमसे फ़ोन नंबर मांगा कि हो सके तो दे देना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुमने नंबर नहीं दिया। संभव है कि तुम ट्रेनिंग कर रही होंगी या तुम सोच रही होंगी कि सोने का रंग कैसा होगा जो मेरे गले में आएगा, या शायद तुम खाना खा रही होगी। वरना ऐसी भी क्या नाराज़गी कि तुमने मेरा ट्वीट ना पढ़ा हो और फिर नंबर ना दिया हो। तुम अवश्य ही व्यस्त रही होंगी, मुझे ऐसा न जाने क्यों लगता है। हम सब ने तुम पर इतना लिखा कि तुम हमारा समर्थन संदेश पढ़कर खुशी से फूली नहीं समाई और इसी कारण तुम्हारा वजन बढ़ गया होगा। लोग हम सब को पनौती कह रहे हैं। मैंने तो हमेशा ही चंद्रयान से लेकर वनडे वर्ल्ड कप में भारत की हार ही देखनी चाहिए है, पर तुम्हारे लिए मैं लगातार लगा हुआ था कि तुम जीतो, तुम गोल्ड लेकर आओ। पर चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें कोई मेडल नहीं मिला, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय जब एक ही गोल्ड आया था तो मोदी के समय एक ओलंपिक में 2 कैसे आते। तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम भारी हो और मोदी के घमंड को पटक पटक के मारी हो। फिर भी नंबर दे देना, बात करूँगा। तुम्हारा रवीश,
जात का रखवाला पत्रकार। ओह, नंबर के चक्कर में विषयांतर हो गया कि आखिर बांग्लादेश का युवा ओलंपिक पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ओलंपिक के खेलों से अधिक महत्वपूर्ण जीवन का खेल है जिसके साथ शेख हसीना की तानाशाही चल रही थी। बांग्लादेश का युवा जाग जाता है और उसने जाग कर न केवल क्रांति की बल्कि रॉक क्लाइंबिंग के कुछ खिलाड़ी समेत गोला फेंक, ब्रा चुरा, ब्लाउज पहन, टॉयलेट शीट लेकर भाग जैसे खेलों से आगे उन्होंने दिखाया कि 2 तैराक भी उनके पास थे, परंतु उनसे किसी ने बंजी जंपिंग करवा दी। फिर भी आप इस फोटो को यदि YouTube ने अनुमति दे दी उलट कर देखें तो यह सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का फील आपको दे देगा। पर क्रांति जब आती है तो खेल पीछे हो जाते हैं। अगले ओलंपिक में इन्हीं युवाओं में से कोई अवश्य ही वहां तक पहुंचेगा, परंतु भारत इसी सब में व्यस्त है कि ओलंपिक का मेडल कब आएगा, जबकि युवाओं को इस बात का प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि यदि आप किसी के घर घुसें तो बहन की ब्रा कैसे चुराएं। मैं देख पा रहा हूं भविष्य में युवाओं की एक भीड़ जो कनॉट प्लेस के तिरंगे के पोल पर चढ़कर उसे नोच नोच कर फाड़ रही है। मैं देख रहा हूं नवयुवकों का एक जनसैलाब जो चढ़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पर और वहां लिख देगा, यही है बाबरी, बाबरी जिंदा है। मैं देख पा रहा हूं एक लाल हो चुकी सड़क जिस पर तानाशाही का रक्त बह रहा हो और उसके ऊपर से एक जुलूस आज़ादी के नारे लगाते हुए निकल रहा हो। मैं देख रहा हूं एक हवाई जहाज जिसे तैयार किया जा रहा हो कि 15 मिनट में गुजरातियों की ये जोड़ी देश की सीमा से बाहर हो जाए, वरना हमारे राफेल उसे मार गिराएंगे। मैं देख रहा हूं संघियों की एक भीड़ जिसे डायरेक्ट एक्शन डे की तर्ज पर कुचल कर लोकतंत्र की नई नींव रखी जाएगी, जहां एक दिन मेरे पास फोन आएगा कि छात्रों ने कहा है आप इस अंतरिम सरकार के सलाहकार बने, आप इसे चलाएं क्योंकि आपसे अधिक छात्रों के लिए किसने आवाज उठाई। जनता में उत्साह है, लोग प्रसन्न हैं, अकारण ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक नया झंडा हर लंबे पोल पर लहरा रहा है और पीछे गीत बज रहा है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम आगे भविष्य में इसी तरह के और भी वीडियो बनाएं